वेलकम टू वाई अकेडमी वंस अगेन। बच्चों, मैं हूं योगेश अग्रवाल। एक बार फिर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके काम आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको कुछ जीवन में मिल रहा है, तो फिर आप जल्दी जल्दी इनको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए, नए अपने दोस्तों को ये दीजिए, रिलेटिव्स को दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे आएँ और उनको इन वीडियो का ना फायदा हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ना कुछ मिसिंग नहीं करना है आपको, तभी जाके आपकी लाइफ में ना कुछ टर्न आ सकता है। राइट, देखते हैं द थिंग व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी ऑब्लिक नीट। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हम कब स्टार्ट करें, या फिर बच्चों को कब स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी 10वीं में तो है, या फिर अभी अभी तो 11th में आ रहा है बच्चा, तो अब तो स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट अभी कर दें क्या। तो ये सब प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने ही वाले हैं। वाई अकेडमी हमेशा इस बात के ऊपर स्ट्रेस देते आए हैं, जोर देते आए हैं कि आपको अपने आईआईटी या नीट या फिर आप ऐसा कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग कब से होनी चाहिए। यू शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम, कम से कम 8th 9th में स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी। 8th 9th यहाँ से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। वैसे तो मैं ये और पहले भी कहना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी 8 9 और आइडियली यू कैन से 8 इज द करेक्ट क्लास टू स्टार्ट फॉर आईआईटी और नीट। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि अब वीडियो में मेरे को ये सब आपको एक एक क्लियर करना ही है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा करते हैं कि अगर आपको कोई आईआईटीएन मिले, कोई बच्चा जिसने आईआईटी क्वालिफाई किया हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता हो और लेकिन उसने नीट क्वालिफाई कर लिया हो, एम्स के लिए वो गया हो, तो जो सक्सेस स्टोरीज हैं, खास तौर पे हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम आईआईटी के या फिर नीट के या फिर एम्स के, ये सब एक जैसे ही हैं हालांकि, तो इन सबको अगर हम इसके टॉप रैंकर्स को देखें, टॉप रैंकर्स मतलब टॉप 100 में आने वाले होंगे, या फिर टॉप 500 में आए होंगे, टॉप 1000 में आए होंगे। ये अगर रैंकर्स को देखें और इनकी कभी बात सुने, इनसे पूछें कि भैया आपने कब स्टार्ट किया था ये अपनी प्रिपरेशन, तो एक बात जो सबको कॉमन नजर आएगी, कॉमन थिंग इज दे हैव स्टार्टेड अर्ली। 8th में शुरू किया था, किसी ने 9th में शुरू किया था। इससे ज्यादा लेट आपको शायद जवाब नहीं मिलेगा। इससे पहले मिल सकता है, एक आध बार क्लास 7th भी हम समझ सकते हैं कि हम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये कॉमन चीज है कि हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, छोटी क्लासेस में अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 8th 9th में, और अर्ली, इससे भी अर्ली हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स खास तौर पे, वो क्या सोचते हैं पता है क्या, कि इतनी जल्दी स्टार्ट करके क्या फायदा, अभी तो बच्चों के खेलने की उम्र है, अभी बच्चे अभी अपना बचपन नहीं जिएंगे तो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे उनसे पार्टली सहमत भी हूँ, और लेकिन पार्टली थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। कैसा है, देखिए कि एक टारगेट जब बड़ा होता है, आपने सुना है क्या, ये महापुरुषों ने कहे वाली कभी सेंटेंसेस होते हैं, ड्रीम बिग, इफ यू ड्रीम बिग, ऐसा करते हैं, इफ यू ड्रीम बिग स्टार्ट समथिंग बिग, बिग एंड डिफिकल्ट टू अदर्स। या फिर दूसरा सेंटेंस जो आपने कभी सुना हो, ये तो एक बात हो गई, दूसरा सेंटेंस कभी अगर सुना हो, वो क्या है, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट समथिंग बिग तो हो ही गया, स्टार्ट अर्ली। और तीसरा सेंटेंस है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जहां लोग इजीली वो काम कर रहे हैं जो उनको मजा आता है करने में, कंफर्टेबल रहने में, देर से उठने में, कम पढ़ने में, तो उससे बाहर आना पड़ेगा। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जल्दी स्टार्ट कीजिए। और अगर बड़ा कुछ सोचते हो, बड़ा सपना देखते हो, तो कुछ बड़ा भी करना है, डिफिकल्ट करना है, जो लोगों को मुश्किल लगता हो वो आपको करना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा लोग कहते रहते हैं
तो इसको करना कैसे चाहिए, और अगर हमने स्टार्ट करना समझ लिया है कि हमको जल्दी स्टार्ट करना है, तो उसके पीछे के थोड़े लॉजिक को भी समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया में पॉपुलेशन की अगर बात करें, इंडिया पॉपुलेशन तो वेरी वेरी बिग, बड़ी पॉपुलेशन है। बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है, हर एग्जाम में बड़ी पॉपुलेशन है तो क्या हुआ, देखो आईआईटी में हो, नीट में हो, और बच्चे कौन सा एग्जाम देने को सोचते हैं, देखो यूपीएससी, ये एग्जाम देने को सोचते हैं आईएएस वगैरह बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं सपोज। तो ये सब कुछ अगर बनना है सपोज, तो बेसिकली हमें ना देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, इसके लिए ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन दीज एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे बैठते हैं इस तरीके के एग्जामों में, और जब नंबर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। डिफिकल्टी लेवल इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से नहीं, बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है ना, तो कंपटीशन टफ हो गया है। हमारे जैसे कितने ही और स्टूडेंट होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हर एक एग्जाम में एक डेफिनेट सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं, बच्चे तो उतने ही सेलेक्ट होने वाले, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं इस एग्जाम्स में वो बहुत बड़ा नंबर हो गया है, इसकी वजह से डिफिकल्ट होता गया है। तो फिर कौन विन करेगा इस एग्जाम को, जिसने ज्यादा टाइम दिया है कि नहीं। ज्यादा टाइम अगर देंगे एग्जाम्स को पढ़ाई करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो समझ लीजिए आपके सक्सेस का जो चांस है वो भी उतना ही बढ़ते जाएगा, राइट। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें करना क्या पड़ता है। बेसिकली हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट से विन करने के लिए क्या करते हैं, ये देखो कि हमको 11th में एंड 12th में, खासतौर पे 11th 12th में टोटल आईआईटी या नीट के लिए पढ़ाई अगर करनी है, तो हमें सपोज फिजिक्स में कुछ 25 to 30 चैप्टर्स होंगे, केमिस्ट्री में भी इतने ही होंगे, फिर मैथ्स में हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, यानी चैप्टर्स लगभग 40 चैप्टर्स अगर होंगे, तो ये सब मिला के नहीं तो 100 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। एक हमने अप्रोक्सीमेट फिगर लिया है, अप्रोक्सीमेटली 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं सपोज, मान लेते हैं। तो 11 12 दोनों में मिला के हम 100 चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 50 चैप्टर्स इन 1 ईयर, 50 चैप्टर्स पर ईयर हमको पढ़ने पड़ेंगे। 50 चैप्टर्स पर ईयर का मतलब समझो कि एक साल में हमारे पास हैं कितने महीने, 12 महीने। 12 महीने में अगर 50 चैप्टर खत्म करने हैं, तो हर महीने में समझो 4 to 5 चैप्टर्स पर मंथ पढ़ने पड़ेंगे। 4 to 5 चैप्टर पर मंथ का मतलब हुआ, अगर हम उसको और डे के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो हमको मिल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 6 to 7 डेज पर चैप्टर। सिर्फ 6-7 दिनों में हमें वो चैप्टर भी खत्म करना है, समझना भी है, उसके ऊपर की एक्सरसाइज भी करनी है, और उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। तो लगता है कि आपको ये इजी रहेगा, आसान नहीं है इसका मत। और इसमें भी जो हमने 6-7 दिन जो बता रहा हूँ हर चैप्टर के, उसमें संडे वनडे सब आ गए। और जबकि होता क्या है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास संडे को छुट्टी मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, तो वो कहीं खेलने निकल जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, घर में शादी आ गई, किसी की बर्थडे आ गया, तो ये सब भी तो अटेंड करना ही पड़ता है। तो ये सब मिला के और भी कम आपको डेज मिलेंगे हर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको समझ में आया कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, हमको जल्दी शुरू क्यों करना चाहिए, कि हम ये 11 12 के 100 चैप्टर्स का जो लोड है अप्रोक्सीमेटली, वो 2 सालों के ऊपर नहीं डाल सकते, हमको साल ज्यादा लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 11 12 में आने के बाद आपने 2 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप और रिपीट कर रहे हैं, तीसरे साल रिपीट कर रहे हैं, चौथे साल रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं है। आप उससे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। हेंस आई एम टेकिंग दिस कि आपको 8th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप 8th क्लास से स्टार्ट करते हो तो क्या होने वाला देखो, तो आपको मिल रहे हैं 5 इयर्स। अगर आप स्टार्ट करते हो 8th क्लास से,
8th क्लास से, सो वी हैव 5 इयर्स। 5 इयर्स में 100 चैप्टर्स करने हैं हमको, 100 चैप्टर्स। तो फिर हर चैप्टर के लिए तो एक साल में कितने चैप्टर हो गए? 1 ईयर 20 चैप्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक महीने में पढ़ने पड़ेंगे 1.5 चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली, 1.6 चैप्टर, 1.6 चैप्टर एक महीने में, 1.6 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और फिर अगर डेज की बात लगाएं तो एक चैप्टर को 1 चैप्टर विल बी इन 20 डेज अप्रोक्सीमेटली। 20 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, ये रेशियो आता है पढ़ाई का। और फिर कहाँ हमको 5-6 दिन मिल रहे थे एक चैप्टर के लिए, कहाँ हमको 20 दिन मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा भी अगर रहा तो भी हम इजीली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 20 दिन एक चैप्टर को। तो 8-9 या फिर उससे एक साल और पहले भी आप स्टार्ट करें तो दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट। तो ये बात तो आंसर आपको मिल गया होगा कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी नीट। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 8th एटलीस्ट, और हो गया तो कोशिश कीजिए 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं बेसिकली कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो किस टाइप से प्रिपरेशन करते हैं और क्या उसका तरीका होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि होता क्या है। देखिए कि 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। हमारे आसपास अगर देखें तो स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के, एक है बोर्ड ओरिएंटेड और दूसरे हैं कंपटीशन ओरिएंटेड। बोर्ड ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड। अब बोर्ड वाले क्या करते हैं बच्चे, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं और बहुत हो गया तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हैं और इनके ऊपर के क्वेश्चन कर लेते हैं और दे गेट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। उनको परसेंटेज ऑफ मार्क्स अच्छा मिल जाता है, बट चांसेस इन आईआईटी और नीट वेरी लेस, बहुत कम हो जाते हैं चांसेस आईआईटी और नीट में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई का जो ओरिएंटेशन है, उनका पढ़ाई का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो डिफरेंट थी। अपने टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की बुक कर रहे थे सिर्फ, उसके ऊपर से जो कुछ हो पाएगा वो उसमें आने वाला है। परसेंटेज नो डाउट अच्छी आ गई, क्योंकि इन एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में सब कुछ उनकी बुक्स के हिसाब से ही पूछा जाता है, उन्होंने लिख देना है, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल भी नहीं होता है और उनको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आईआईटी और नीट में पहुंचने का चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट है कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड, राइट। वो क्या करते हैं, दे स्टडी विद फाउंडेशन बुक्स। फाउंडेशन की बुक्स की स्टडी करते हैं वो। फाउंडेशन की स्टडी आप समझे होंगे, फाउंडेशन के बुक्स कौन से होते हैं, जैसे एमटीजी की हो गए, पियर्सन के हो गए, बीएमए के हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के बुक्स पढ़ने, इसके डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, इसमें वो सभी टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन फ्यूचर के आने वाले एग्जाम से है, आईआईटी या नीट से। तो बच्चे स्टार्टिंग से फ्रॉम 8th-9th से ही वो ये क्वेश्चन करते हैं, 8th से 9th से 10th से। एमटीजी, पियर्सन, डीएमए या इस टाइप का और भी एस चांद मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं मार्केट में, आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। मेरा हमेशा से ये मन रहा है, बोलने का रहा है स्टूडेंट से कि बेटा अगर आपको बड़ा टारगेट रखना है आईआईटी नीट, तो उसकी प्रिपरेशन ऐसे करनी है। टेक्स्ट बुक पढ़ के आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक से ऊपर के क्वेश्चंस हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। इनमें जो क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइजेज में ना, वो इजीली सॉल्व नहीं होते, पहली बार में तो सॉल्व भी नहीं होते। फिर बच्चा उसकी प्रैक्टिस करता है, थोड़ा पूछता है अपने टीचर से, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है और होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा एक सेंटेंस है इसमें हमेशा से, अगर आपको कंपटीशन ओरिएंटेड बनना है, भविष्य में आईआईटीएन या नीटियन या ऐसा कुछ बड़े कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, तो सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस
solve the difficult questions beyond your capacity, beyond your capacity. आपकी कैपेसिटी से ऊपर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करनी है। अब आप सोचते होंगे मैंने अभी पिछले जो टॉपिक लिया था उसमें बताया था कि हमें 11th 12th के पूरे 100 चैप्टर्स जो हैं उनको डिवाइड करके 5 साल में पढ़ना है। तो अब आप सोचते होंगे ना कि 11th 12th के वो चैप्टर्स हम अभी से कैसे पढ़ लें। तो आपको पता है मैंने डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी बताया है। सिस्टम बहुत सिंपल है। सिस्टम कैसा है देखो बच्चों कि जो भी 8th क्लास के बच्चे हैं, सपोज ऐसा समझो 8th 9th 10th फिर 11th फिर 12th, ये 5 साल हमें लगने हैं। तो 8th की भी जो भी आपको सिलेबस दिया जाता है उसका कनेक्शन 10th से है और 10th का कनेक्शन क्या है 12th से है। अच्छा, उलट इसके 9th का जो कनेक्शन है ना वो 11th से है। ऐसा सिस्टम है। मतलब अगर इफ यू आर इन 8th क्लास, तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप करते हो, मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8th क्लास में रहते हुए ही ना ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है या आप ट्राई कर रहे हो जो 10th में होंगे, और 10th में पहुंच के अगर आप कर रहे हो तो वो 12th के क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली अपने हायर क्लास से टच होने का अभी से मौका मिल रहा है। बस आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। इसी तरह से अगर आप 9th में पढ़ रहे हो तो वो 11th में आएगा। अब ऐसा मैं एग्जांपल की बात अगर करूं, 9th में देखो क्या है, मोशन नाम का चैप्टर है। 11th में क्या है, वही काइनेमेटिक्स। ऐसा रिलेशन है, मोशन का कनेक्शन काइनेमेटिक्स। तो ऑटोमेटिकली 9th का 11th हो गया कि नहीं। थोड़ा एडवांस पढ़ना है सिर्फ। अगर यहाँ पे अगर लॉज ऑफ मोशन लें, लॉज ऑफ मोशन जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो, तो वो 11th क्लास में जाके डायनामिक्स है। यानी ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड हो रहे हो। 9th में अगर आप ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th। तो ऐसे, ये तो मैंने 2 एग्जांपल लिए, लेकिन आपको ऐसे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनका डिफिकल्ट। अब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप छोटे ट्रिग्नोमेट्री करते हो 9th 10th में, थोड़े स्मॉल क्वेश्चंस करते हो, बेसिक बातें करते हो, और वही 11th 12th में जाके हार्ड हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन आपको हमेशा करते रहना है। तो when to start preparation of IIT NEET? The answer is you have to start minimum by 8th class, और इससे पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये हमेशा सी बात है देखो कि बच्चे दोनों एक प्रकार के हैं, लेकिन बोर्ड ओरिएंटेड हैं, वो ज्यादा मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जो भाग सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, जिनको ज्यादा पढ़ने की हिम्मत भी है, चाहत भी है, घर से रिसोर्स भी मिल रहे हैं, तो उनको ये हमेशा करना चाहिए। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ वाई अकेडमी इज दैट प्लेस, वाई अकेडमी इज दैट प्लेस जहाँ पे बच्चा ये सब आराम से कर सकता है। हम उसकी मदद करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं हायर क्लासेस में। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 बैचेज हैं। एक नॉर्मल बैच है जिसमें बच्चे स्कूल के हिसाब से पढ़ लेते हैं, अपने नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक अपने। लेकिन जो भाग सकते हैं उनके लिए हमने इन्फी बैचेस को रखा गया है। हम थोड़े एडवांस बैचेस में रखते हैं जहाँ पे फाउंडेशन के ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में आपको सभी आंसर मिल गए होंगे, कैसे स्टार्ट करना, कैसे पढ़ाई करना, और पढ़ाई को डीपली कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो हम अगले वीडियोस में जरूर आपके सामने लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। सक्सेस के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।